एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो आज स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री का सेशन। मैं पहले एक दो क्लासेस ले चुकी हूँ एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड, बट वो बस हमने हिस्ट्री को सिर्फ टच किया था और कुछ नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ने वाले हैं एंशियंट हिस्ट्री, क्योंकि कई लोगों को क्या होता है, कई बच्चों को एंशियंट हिस्ट्री जो है वो समझने में बहुत दिक्कत आती है। और यूपीएससी के एग्जाम में एंशियंट हिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इवन 2021 में भी पूछे गए हैं, 2020 में भी पूछे गए हैं, और उससे पहले भी एंशियंट हिस्ट्री का अच्छा खासा स्कोर रहता है। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एंशियंट हिस्ट्री। सबसे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे देती हूँ, जो भी मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ वो 100% ऑथेंटिक है। ठीक है, आप लोग बिलीव कर सकते हैं, क्योंकि या तो टीएन बोर्ड की बुक से मैं पढ़ाती हूँ या फिर जो आर.एस. शर्मा जैसी रिप्यूटेड बुक्स में से कंटेंट लिया। ठीक है, तो सोर्सेस बहुत ही लिमिटेड है और बहुत ही ऑथेंटिक है, बिलीवेबल है। ठीक है, एनसीईआरटीज या फिर आर.एस. शर्मा या फिर टीएन बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, बस यही। ठीक है, और ज्यादा वास्ट में नहीं गए हैं। इसी से रिलेटेड है, क्योंकि बहुत कई बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा कंटेंट आप इकट्ठा कर लेते हो, तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऑथेंटिक और की जैसे कहते हैं ना, की पॉइंट्स के साथ पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं एक चीज़ और करने वाली हूँ, हिस्ट्री को आपको पढ़ाने वाली हूँ जोग्राफिकल लोकेशन के साथ, क्योंकि जोग्राफिकल जो लोकेशन होती है उसके साथ अगर हम पढ़ते हैं तो और भी ज़्यादा आसान लगने लगता है, आपको अच्छी तरह से समझ में आता है। ठीक है, कहाँ से क्या, मतलब कौन से राजा ने क्या किया, ऑब्वियसली सबको थोड़ा थोड़ा हिंट तो होगा ही। मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ, किस जगह पे हुआ, ठीक है, कौन सा इंसिडेंट कौन सी जगह पे हुआ, उसकी जोग्राफिकल लोकेशन देखेंगे, उसके बेस पर हम जो एंशियंट हिस्ट्री है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, समझ में भी आएगा आपको। काफी अच्छी स्कोरिंग रहती है एंशियंट हिस्ट्री की यूपीएससी के एग्जाम में। ठीक है, आप यूपीएससी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये वाली वीडियोस को फॉलो कर सकते हो। बेसिकली मैं यहाँ पर कुछ डिटेल में नहीं पढ़ा रही हूँ, इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स करके पढ़ाऊंगी, जो कि आपको रिवीजन में या बेसिक समझने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। देखिए, एंशियंट हिस्ट्री को मैंने क्यों पढ़ाना जरूरी समझा, तो समझिए। यहाँ पर आप यूपीएससी का कोई भी पेपर उठा के देखिए प्रीवियस ईयर, उसमें 10 to 16 इसके बीच की वेटेज रहती है। ठीक है, या तो 10 क्वेश्चंस आते हैं, 15 क्वेश्चंस आते हैं, 13 क्वेश्चंस आते हैं। बेसिक ना एक फिगर लेके चलते हैं 15, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है तो 30 हो गए। आपके 200 मार्क्स में से 30 मार्क्स का तो एंशियंट हिस्ट्री बन जाता है, तो काफी अच्छी खासी वेटेज जो एंशियंट हिस्ट्री है को लेकर चलता है। तो मुझे लगा बहुत जरूरी है इसको। चाहे मिडिवल हिस्ट्री को आप स्किप कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो पढ़ना तो सब कुछ जरूरी है, बट एंशियंट हिस्ट्री को छोड़ना सही नहीं होगा, क्योंकि अच्छी खासी वेटेज जो है ना वो यूपीएससी के एग्जाम में इसकी रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंडिया का जो मैप है ना उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, कौन सा, कोई भी हम पर्सनालिटी की बात करें, वो इंडिया में कौन से रास्ते से दाखिल हुआ, एंटर कहाँ से किया उसने, कहाँ से गया, हम सबके बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि आप यूजुअली आपको बुक्स वगैरह में नहीं मिलता, या मिल भी जाए तो बहुत समझने में बहुत दिक्कत होती है। तो उस चीज़ को मैं आपको यहाँ पर समझाने वाली हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने बहुत ही रफ सा मैप बनाया है, ठीक है, इंडिया का। हमें अगर हम ज्योग्राफी भी पढ़ रहे होते हैं ना, तो उसमें हमें बेसिकली 3 to 4 चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। ठीक है, सबसे पहले पर हम हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव में पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी को। ठीक है, तो हिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए हमें ज्योग्राफिकल लोकेशन लोकेट करनी है यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले सब कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये है हिमालयास। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है ये वाला है हिमालयास। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है ये आपको पता है साउथर्न जो डेक्कन है, डेक्कन प्लेट्यू, ये वो है। ठीक है, उसके बाद इस वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, इस वाले पोर्शन को हम बोलते हैं गंगेटिक, इंडो गंगेटिक प्लेन। ठीक है, इंडो गंगेटिक प्लेन, इसको हम बोलते हैं डेक्कन प्लेट्यू, और इसको पूरा ये जो रेंज है ये हिमालयाज है। ठीक है, तो और जो ये वाला चीज आ जाता है
जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया है इसको हम थोड़ा अलग से पढ़ लेंगे, ठीक है, और मेन जो है वो इसी पे ही है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा सा लेबल कर दिया है ताकि आप इसको और अच्छे से समझ सकें, ठीक है। ये हिमालयाज वाला एरिया है, ये इंडो गंगेटिक प्लेन है, ये है डेक्कन प्लेट्यू, इसे पेनिनसुलर भी कहते हैं। पेनिनसुलर क्या होता है, जिस भी एरिया को या जिस भी पार्ट को समुद्र ने या किसी भी वाटर बॉडी ने थ्री तरफ से घेर रखा हो, ठीक है। यहाँ पर तीनों तरफ से, यहाँ पर अरेबियन सी है, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पर इंडियन ओशन है, ठीक है। तो इसको तीन तरफ से जो पानी है से घिरा हुआ है तो इसको बोला जाता है पेनिनसुलर, ठीक है। तो ये डेक्कन प्लेट्यू इतना जो एरिया है ये डेक्कन प्लेट्यू का है, ठीक है। बाकी यहाँ पर डिजर्ट वगैरह आ जाती है, वो हम इसमें ही इंडो गंगेटिक प्लेन में ही कवर कर लेंगे। ये पूरा एक सब कॉन्टिनेंट है, हमें पता है। इसमें इंडिया सबसे बड़ा है। 5 कंट्रीज आती हैं सब कॉन्टिनेंट में, जो कि है पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, ठीक है। इंडिया आता है उसमें, और जो बांग्लादेश है इस साइड में वो आ जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ा जो सब कॉन्टिनेंट है वो इंडिया है इन पांचों में, ठीक है। अभी तक हमने हिस्ट्री का कुछ भी नहीं पढ़ा है, हम सिर्फ इसको ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करते आ रहे हैं, बट ट्रस्ट मी आपको बहुत हेल्प करेगा हिस्ट्री में, ठीक है। हिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले ही इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी डायनेस्टी का किस जगह पर वास था, ठीक है। जैसे कि कौन सी डायनेस्टी किस जगह पर बसी थी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर राष्ट्रकूटास थे, ठीक है। यहाँ पर पांड्यास थे, यहाँ पर चोलास थे, ठीक है। इस तरीके से हमें लर्न करने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी अगर हम ज्योग्राफिकल लोकेशन को साथ साथ लर्न करते चलेंगे, ठीक है। चलिए इतना हमने समझ लिया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ना हम अब समझने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं हिमालयाज के पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए है अफगानिस्तान, ठीक है। पहले हम एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम इनको इंक्लूड करके पढ़ेंगे। अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते तो ऑब्वियसली हटा के ही पढ़ते हैं, ठीक है। क्योंकि अखंड भारत के अंदर पहले सब कुछ आता था, पाकिस्तान, अफगानिस्तान ये सब पहले इंडिया में ही थे, तो हम उसके पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता रही थी इम्पोर्टेंट बात, देखिए ये तो यहाँ पर समुद्र था, ठीक है। यहाँ पर बे ऑफ बंगाल था, यहाँ पर अरेबियन सी है, मतलब थे नहीं है, और यहाँ पर इंडियन ओशन था, ठीक है। यहाँ पर तो जब यूरोपियंस भारत में आए थे, जब यहाँ पानी वाले रास्ते की खोज हुई थी, ठीक है। बट लैंड से यहाँ पर ऑब्वियसली हिमालय है, तो कौन यहाँ पर टाप कर आएगा, है ना, नहीं आ सकता ना, क्योंकि बहुत ही ज्यादा किलोमीटर्स तक फैला हुआ था हिमालय और बहुत ही ऊंचा था, ठीक है। इस वजह से कोई इसको टाप कर नहीं आ सकता था ऑब्वियसली। तो ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ से जो फॉरेन इन्वेडर्स थे उनकी एंट्री हुई थी इंडिया के अंदर। देखिए अब यहाँ पर एक बात समझते हैं, जब यहाँ पर हिमालयास थे, ठीक है, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पहाड़ थे, इतने बड़े पहाड़ थे कि हम उनको यहाँ पर क्रॉस नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली हम कोई ना कोई रास्ता बनाएंगे, ठीक है। पहाड़ों के बीच में जो पतला रास्ता होता है उसको बोलते हैं हम पास, ठीक है। ये हमने ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, ये आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है, पास। अब पहाड़ों के बीच में से ऐसे कौन से पतले रास्ते थे जिससे कि फॉरेन इन्वेडर्स इंडिया के अंदर आए, ठीक है। सबसे पहले है खैबर पास, बोलान पास, कुर्रम पास, और फोर्थ है गोमल पास। सबसे इम्पोर्टेंट ये हमें 4 जो पासेस है ना ये याद करने होंगे, ठीक है। ये नाम बहुत इम्पोर्टेंट है, यही वो रास्ता था जिससे कि फॉरेन इन्वेडर्स जो थे वो इंडिया में एंटर हुए थे। देखिए जो पामीर नॉट है, पामीर नॉट से लेकर हिमालय नॉर्थ ईस्ट तक फैले हुए है ना, पामीर नॉर्थ से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक। तो जो इनकी लंबाई है इस तरह से वो कितनी होगी, 2560 किलोमीटर्स, ठीक है। 560 किलोमीटर्स इस तरह से हिमालय फैले हुए हैं, और इनकी चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई का मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ, ऐसे
जो इनकी चौड़ाई है वो कितनी है 240 to 320, ठीक है। दिस 240 to 320 किलोमीटर, ठीक है। अब आप खुद सोचो इतना लंबा, मतलब 2560 किलोमीटर तक लंबा और इतना चौड़ा, ठीक है। इसके बीच में इसकी रेंज है, ठीक है। इतने चौड़े, तो इतने बड़े पैरामीटर के रास्ते से कोई कैसे आ सकता है फॉरेन इन्वेडर। तो उन्होंने इस पासेस का जरिया लिया। इन पहाड़ों के बीच में एक ऐसे पतले पतले रास्ते बनाए गए जिनके नाम, पहाड़ों के बीच के पतले रास्ते को ऑब्वियसली पास कहते हैं, और इन पास का क्या नाम था, खैबर, बोलान, कुर्रम एंड कोमल, ठीक है। ये पास बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के प्रोस्पेक्टिव से। ये चारों के चारों पास इंडिया और सेंट्रल एशिया को ज्वाइन करते थे, ठीक है। ये रूट्स थे, these pass are the routes between India and Central Asia. सेंट्रल एशिया और इंडिया को जोड़ने वाले ये 4 पासेस थे या रास्ते थे, रूट्स, ठीक है। इतना समझ में आया। अब एक चीज और पढ़ते हैं, ये चारों के चारों पास थे कहाँ पर, इनकी लोकेशन, ज्योग्राफिकल लोकेशन कहाँ थी। इन पासेस की ज्योग्राफिकल लोकेशन थी, सबसे पहले तो हिंदकुश पर्वत, जो हिंदकुश माउंटेन्स हैं वो थी इनकी लोकेशंस। उसके अलावा जो यहाँ पर पाकिस्तान में जो हिल्स पड़ती हैं, अफगानिस्तान में जो हिल्स पड़ती हैं, जिनका नाम है सुलेमान किर्थर रेंजेस, ठीक है। इनके बीच में, ठीक है, सबसे पहले तो सुलेमान एंड किर्थर रेंजेस, ये 3 सबसे ज्यादा मतलब ज्योग्राफिकल लोकेशंस हैं। ये हिल्स हैं जिनके बीच में ये पासेस बने, जिससे कि सेंट्रल एशिया और इंडिया को जुड़ाव हुआ, जिससे कि फॉरेन इन्वेडर्स इंडिया में एंटर हुए, ठीक है। इवन अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसे हम सिकंदर के नाम से जानते हैं, वो भी इन्हीं रास्ते से इंडिया में उन्होंने एंट्री करी थी। उसके अलावा जितने भी फॉरेन इन्वेडर्स रहे हैं प्री हिस्ट्री में, वो सब इन्हीं रास्तों से आए। तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि कौन कौन से जो हिस्टोरियंस है, ज़्यादातर बस एक कुछ ना कुछ एग्जाम्पल लेके समझते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। इंडो आर्यंस, इंडो ग्रीक्स, पर्थियंस, ठीक है, शाकास, कुशानास, ठीक है। तुर्क एंड तुर्कीज आर बोथ आर डिफरेंट, क्या ये सब के सब जो हैं, और इनके अलावा भी मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिया है ताकि समझने में आसानी हो। ये सब इसी रास्ते से आए थे, ठीक है। ये 4 पास, ठीक है। इसके अलावा एक और रास्ता था इंडिया में आने का, जिसे हम कहते हैं श्वेत वैली, ठीक है। बेसिकली जो अलेक्जेंडर था वो इन्हीं रास्तों से आया था। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रूट था उसके आने का वो ये था, ठीक है, जो कि इसी एरिया में पड़ता था, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है। बहुत ही बेसिक सा और बहुत ही अच्छे से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, हिस्ट्री को ज्योग्राफी से थोड़ा सा कोलाइड कर दी। चलिए, होप आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब यहाँ पर मैंने कुछ ऐसे रास्तों के नाम लिखे हुए हैं, ये कुछ ऐसे रूट्स के नाम हैं जो कि इंडिया में एंटर होते समय, मतलब हम यहाँ से एंटर हो सकते हैं, ठीक है, उन 4 या 5 पासेस के अलावा, ठीक है। सबसे पहले है नॉर्थ ऑफ कश्मीर, ठीक है। जो नॉर्थ ऑफ यानी कि ये वाला जो एरिया है नॉर्थ ऑफ कश्मीर, ठीक है, जिसमें कि काराकोरम रेंजेस हैं, ठीक है। ये बहुत ऊंची ऊंची रेंजेस है। मैं हिस्ट्री को कोलाइड करके बता रही हूँ ना आपको, ठीक है। ज्योग्राफी को कोलाइड करके हिस्ट्री के प्रोस्पेक्टिव में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो ये वाली जो रेंजेस हैं ये इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई रास्ता तो नहीं है, अगर इसके आसपास इसके जो बहुत ही जो नीचे वाली रेंजेस हैं, अगर यहाँ पे कोई पासेस बनाए भी गए हैं तो वहाँ पर हमेशा बर्फ से ढका हुआ रहता है, उनको डिफिकल्ट हो जाता है क्रॉस करना, ठीक है। ऐसे कौन से रास्ते हैं जो कि बहुत ही कम यूज में आते हैं, तो नॉर्थ ऑफ कश्मीर, ठीक है। सेकेंड हाईएस्ट पीक जिसको बोलते हैं गॉडविन आस्टीन, ठीक है, ये भी काराकोरम रेंज में ही आती है, ठीक है। इसको भी क्रॉस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है।
उसके बाद काराकोरम हाईवे बनाया गया था थ्रू गिलगिट, ठीक है। गिलगिट से होता हुआ काराकोरम हाईवे बनाया गया था, ठीक है, जो कि कनेक्ट करता था सेंट्रल एशिया को एशिया से, ठीक है। सेंट्रल एशिया, देखिए इस डायग्राम में, देखिए यहाँ पर मैंने एक बहुत ही बेसिक सी फिगर बना दी है। ये है सेंट्रल एशिया और ये है इंडिया, ये इंडिया है और ये है सेंट्रल एशिया, ठीक है। ये वाला सेंट्रल एशिया को इंडिया से कनेक्शन हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि कैसे कैसे कनेक्ट हो सकता है, ठीक है। काराकोरम रेंज से कनेक्ट होता है गिलगिट के थ्रू, ठीक है। उसके बाद कश्मीर वैली, उसके बाद नेपाल, जो कि यहाँ वाला एरिया आ जाता है। नेपाल से हम इंडिया के कौन से हिस्से को कनेक्ट कर सकते हैं? गंगेटिक प्लेन, है ना। जो नेपाल है हमारा, यहाँ पर हम इस एरिया में पहुंचेंगे। अगर हम नेपाल को पार करते हैं तो हम इस वाले एरिया में पहुंचेंगे जो कि गंगा प्लेन्स है, ठीक है। उसके बाद असम की बात आती है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट वाले, इसमें जो फेमस रेंजेस हैं वो है पटकोई, नागाई एंड लुसाई रेंजेस, ठीक है। ये वाले जो इसको भी बहुत पार करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये हमेशा कवर्ड रहते हैं थिक फॉरेस्ट से, ठीक है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा घने जंगल पाए जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा वर्षा होती है यहाँ पर, हैवी रेन बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इसको जो क्रॉस करना है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और उसके जो कुछ पार्ट्स हैं वो इतने आइसोलेट हो जाते हैं जिस पे हम घुस ही नहीं सकते, ठीक है, ड्यू टू डेंसिटी ऑफ द फॉरेस्ट एंड हेवी रेन। देखिए जितनी भी रेंजेस थी ना वो मैंने यहाँ पर लिख दी हैं, रूट्स मैंने सारे लिख दिए हैं, ठीक है। और आपको एक ही जगह पे इसलिए लिखते हैं आपको ज़्यादा डिफिकल्टी ना हो, ठीक है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हिंदकुश, सुलेमान और किरथा रेंजेस, ये सब कहाँ पे हैं, कौन से एरिया में है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है। यहाँ पर कौन कौन से फेमस पासेस हैं जो कि फॉरेन इन्वेडर्स इंडिया में एंट्री कर सकते हैं? तो वो है गोमल पास, खैबर पास, बोलान पास और खुर्रम पास। श्वेत वैली भी साथ में आ जाता है। नॉर्थ ऑफ कश्मीर, सेकेंड हाईएस्ट पीस गॉडविन आस्टिन, ठीक है। बहुत ही मुश्किल है यहाँ से पार करना, क्योंकि जितने भी यहाँ के पासेस रहते हैं कोराकोरम रेंज के, ठीक है, ये वाले जितने भी हैं ये सब बर्फ से ढके हुए रहते हैं, इसलिए इनको पास करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, ठीक है। नेपाल में हम नेपाल से एंट्री ले सकते हैं इंडिया में, कहाँ पर जाके ये रास्ता खुलेगा? किंगेटिक प्लेन्स में, ठीक है। उसके बाद असम में उसके कुछ पासेस ऐसे हैं जो कि डेंस जो फॉरेस्ट है उससे कवर्ड नहीं है, वो हम कर सकते हैं, जो कि हमने ज्योग्राफी में भी ऑब्वियसली पढ़े ही होंगे, ठीक है। आप लोगों ने पढ़े होंगे बट ज्योग्राफी की क्लास में अभी मैंने बताया नहीं है वो, ठीक है। वो मैंने कुछ एरिया बताया है, नॉट ऑल एरिया, ठीक है। कुछ एरिया है वो आइसोलेटेड है, थिक फॉरेस्ट है, जिसको हम पार नहीं कर सकते, पर ज्यादातर जो एरिया है वो पासेस के थ्रू इंडिया में एंटर ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो मंगोल का युद्ध हुआ था भारत में दिल्ली सल्तनत के साथ, ठीक है, दिल्ली सल्तनत के साथ, वो इसी पास के थ्रू हुआ था, ठीक है। ये वाले जो पास है ना इनके थ्रू, ठीक है। मतलब ये मैंने बहुत ही फेमस फेमस रेंजेस बताई हैं, इसके अलावा बहुत ज़्यादा पास हैं। यहाँ इम्पोर्टेंट की बात हो रही है। देखिए मैंने आपसे कहा था हम इस वाले चैप्टर को, ठीक है, 3 उसमें कंप्लीट करेंगे। हिमालयन माउंटेन्स मैंने आपको समझा दिया है अच्छी तरह से। अब हम करते हैं इंडो गंगेटिक प्लेन। चलिए अब देख लेते हैं इंडो गंगेटिक प्लेन। अब हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? देखिए ये वाला जो एरिया है ना, बेसिकली ये वाला जो एरिया है ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब ये हम क्यों पढ़ने वाले हैं? ये तो हिस्ट्री है, ये ज्योग्राफी नहीं है। ये हिस्ट्री, हम ये वाला एरिया क्यों पढ़ रहे हैं? मैं आपको इसकी इम्पोर्टेंस क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जो भी इन्वेडर्स, फॉरेन इन्वेडर्स थे, क्योंकि जो फॉरेन इन्वेडर्स थे उनको कोई ऐसा लैंड चाहिए था रहने के लिए जो कि फर्टाइल भी हो, जहाँ पर वो बस सकें, जहाँ पर अनाज की पूरी व्यवस्था हो, ठीक है। तो ऐसा कौन सा प्लेन था? पीने के पानी की बहुत ज़्यादा व्यवस्था हो, पानी हो, खाने के लिए हो, सब रहन सहन अच्छा बढ़िया सा हो सके, ठीक है। ऐसा कोई प्लेन चाहिए था, तो वो कहाँ पे था? वो था गंगेटिक प्लेन। इसलिए हम इसको हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये रहने के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड था,
इरिगेशन विद 3 इम्पोर्टेंट रिवर्स, ठीक है। ये वाला जो लैंड था ये इरिगेट होता था विद 3 इम्पोर्टेंट रिवर्स। वो रिवर कौन कौन सी है? ऑब्वियसली हम सबको पता है, एक थी जो हिमालय से निकलती है, ठीक है, कौन सी है? इंडस रिवर, ठीक है। एक है गंगा रिवर जो कि बे ऑफ बंगाल में जाती है, ठीक है, ठीक है। और ये आती है अरेबियन सी में, ये आती है बे ऑफ बंगाल में। और तीसरी रिवर है ब्रह्मपुत्र रिवर, ये भी ऑब्वियसली हिमालय से निकलती है और इस तरह से असम के रास्ते से आके इसमें गंगा में मिल जाती है। और यहाँ पर गंगा के साथ मिलकर ये भी कहाँ पर ड्रॉप हो जाती है? बे ऑफ बंगाल, ठीक है। तो गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस, ये तीनों रिवर से ये वाला जो लैंड था वो बहुत ही ज्यादा इरिगेशन होता था, ठीक है। उसकी वजह से बहुत ज्यादा फर्टाइल हुआ, प्रोडक्टिव हुआ। प्रोडक्टिव क्यों हुआ? क्योंकि एलिवेल सॉइल जो है वो यहाँ पर हिमालय से आ रही थी, ऑब्वियसली ट्रिब्यूटरीज और रिवर की वजह से जो एल्यूवियल सॉइल था वो बहुत ज्यादा जिसे हम जल ओढ़, हिंदी मीडियम वाले जल ओढ़ मिट्टी के नाम से जानते हैं, वो वाली सॉइल इस वाले एरिया में बहुत ज्यादा पाई जाती है, जिससे कि लैंड फर्टाइल होता है, सब्जियां या कोई भी अनाज उगाने के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है, लिविंग के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो इसलिए हमने ये वाली ज्योग्राफिकल लोकेशन हिस्ट्री के अंदर पढ़ी, ठीक है। आपको समझ में आया? जो फॉरेन इन्वेडर जो आए उनको ऐसा लैंड चाहिए था जो कि बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टिव हो, क्योंकि यहाँ पर हिल्स हैं, ऑब्वियसली यहाँ पर हिल्स है तो यहाँ से कोई आ नहीं सकता है, ठीक है। प्रोटेक्टिव है, बहुत ज़्यादा इरिगेशन होती है यहाँ पर, तीनों रिवर से लैंड इरिगेटेड रहता है, फर्टाइल रहता है, तो ऑब्वियसली इससे अच्छी रहने की जगह कौन सी होगी? तो दैट्स वाई कुछ जो फॉरेन इन्वेडर्स थे उन्होंने गंगेटिक प्लेन को अपना रहने का बसेरा बनाया और यहीं पर ही बस गए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लैंड हुआ करता था। इसके बाद हम ये वाला क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो कि मैंने बोला था कि इंडो गंगेटिक प्लेन में हम डेजर्ट वगैरह पढ़ेंगे। तो इम्पोर्टेंट डेजर्ट कौन सा हमारे इंडिया का? थार डेजर्ट। अरावली हिल्स यहाँ की हिल्स हैं जो कि डेजर्ट में सिचुएटेड हैं। उसकी हाईएस्ट पीक है माउंट आबू, जिसकी हाइट है 5650 फीट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि यहाँ पर चित्तौड़ वगैरह है, जो रानी पद्मावती और अलाउद्दीन खिलजी वगैरह, ठीक है, यहाँ पर जो वॉर वगैरह हुआ था, ठीक है, तो उसके पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बताया। उसके अलावा राष्ट्रकूटा, प्रतिहारा, ठीक है, ये सब ऑब्वियसली एमपी, राजस्थान, इन वाले एरिया से बिलोंग करते थे, ठीक है, यहाँ पर सिचुएटेड थे। अब देखिए हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो भी मैंने आपको एरिया बताया, रिवर्स बताए, ठीक है। जो ये वाला एरिया इंडस रिवर वाला सिस्टम है, यहाँ पर क्या फ्लोरिस्ड हुआ था? यहाँ पर हुआ था इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पा सिविलाइजेशन, ठीक है, जिसे हम हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है, और इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। हम इसको ऑब्वियसली डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ हिस्ट्री को ज्योग्राफी से जोड़ करके कि समझने के लिए, ठीक है। अभी हम इन सब के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं, सब कुछ कवर करेंगे, एंशियंट हिस्ट्री का एक भी चीज़ नहीं छूटेगी, बस मैं आपको आइडिया देने के लिए बता रही हूँ। उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद आया था वैदिक पीरियड। जो वैदिक पीरियड था वो कहाँ पे फ्लोरिस्ड था? वो था वेस्ट ऑफ गंगेटिक प्लेन, ठीक है, यानी कि यहाँ ये गंगेटिक प्लेन है, इसके वेस्ट में, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर था आपका, फ्लोरिस्ड हुआ था, काफी फैला था वैदिक कल्चर, ठीक है। और जो गंगेटिक प्लेन था ये वाला, इसकी इम्पोर्टेंस कुछ हिस्ट्री में सिटीज कौन कौन सी थी, जैसे कि हमारा बनारस हो गया, इलाहाबाद हो गया, आगरा हो गया, दिल्ली हो गया और पाटलिपुत्र यानी कि बिहार, ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट है गंगेटिक प्लेन में हिस्ट्री के प्रोस्पेक्टिव से, एंशियंट हिस्ट्री। जो सिटी ऑफ पाटलिपुत्र है यानी कि बिहार, ठीक है, जिसको हम बिहार भी कहते हैं, ठीक है, पाटलिपुत्र जिसे हम मगध भी कहते हैं, मगध जहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शासन किया, ये गंगा की सोन नदी पे सिचुएटेड है, यहाँ पर गंगा और सोन नदी उसकी जो ट्रिब्यूटरी है वो मिलती है। अब देखिए मैंने आपको पाटलिपुत्र ही क्यों बताया, पाटलिपुत्र बहुत जो राज्य हैं उनके किंगडम्स हैं उनकी कैपिटल रह चुकी है, जैसे कि मौर्यास की कैपिटल रह चुकी है मगध, ठीक है, सुंगास की रह चुकी है जो कि पुष्यमित्र सुंगा ने
स्टार्ट किया था ये वाली डायनेस्टी, ठीक है। गुप्ता डायनेस्टी की रह चुकी है कैपिटल। उसके अलावा और भी बहुत सारे किंगडम्स हैं जिनकी ये पाटलिपुत्र बिहार कैपिटल रह चुकी है। इसके अलावा इंडो गंगेटिक प्लेन में इम्पोर्टेंट सिटी कौन सी थी? दिल्ली थी, ठीक है, दिल्ली थी। यानी कि यहाँ पर दिल्ली सल्तनत मतलब आप इसको इम्पोर्टेंट सिटी बोल सकते हैं, ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव, ठीक है। बट दिल्ली ही क्यों इम्पोर्टेंट है यहाँ पर इम्पोर्टेंट सिटी? ठीक है, वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर बहुत सारे हिस्ट्री के युद्ध हुए थे, जैसे कि कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था, तराइन का युद्ध हुआ था और पानीपत का युद्ध हुआ था, ठीक है। पानीपत जैसे कि दिल्ली के नियर बाय जितने भी युद्ध हुए इसके एरिया में, ठीक है, वो मैंने आपको बताया। मैं आपको एक और चीज इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगी। देखिए, मैन एंड मटेरियल का एंशियंट टाइम में मूवमेंट या कम्युनिकेशन कैसे होता था? देखिए, एंशियंट टाइम में, एंशियंट हिस्ट्री में जितने भी मैन और मटेरियल को मूव करने की बात होती थी तो वो कैसे हुआ करती थी, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो गंगेटिक प्लेन है यहाँ पर रोड का निर्माण करना, रोड्स का बिल्ड करना, बहुत कंस्ट्रक्ट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता था पहले के टाइम में। इसलिए ये जो रिवर्स थी ना जो रिवर्स थी, ये मीडियम हुआ करता था मैन एंड मटेरियल के ट्रैवल करने का या कम्युनिकेशन, स्टेट टू स्टेट कम्युनिकेट करने का, किंगडम टू किंगडम कम्युनिकेट करने का एक जरिया होता था रिवर्स, ठीक है। तो रिवर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन, ठीक है, फॉर द मटेरियल एंड मैन। किसी सामान को इधर से उधर ले जाना है या फिर मैन कोई भी इंसान है उन्हें उन्हें जाना है तो वो बोट के जरिए ही जाते थे रिवर्स से, ठीक है, क्योंकि पहले में इतनी सड़कें वगैरह नहीं होती थी, बहुत कम होती थी, इसीलिए ज़्यादातर, मैं ये नहीं कह रही हूँ बिल्कुल नहीं होती थी, बट कच्ची सड़कें हुआ करती थी, ज़्यादा पक्की नहीं थी, ठीक है। इंडस वैली में बहुत ज़्यादा जो अर्बन सिविलाइजेशन थी इसमें बहुत ज़्यादा सड़कों का देखा गया है, बहुत अच्छी सड़कें बनाई गई हैं, रास्ते भी बहुत अच्छे बनाए गए हैं। बट मैं यहाँ पर गंगेटिक प्लेन की बात कर रही हूँ, यहाँ पर रिवर मोड ज़्यादा अच्छा था। मैन टू मैन कम्युनिकेट, मतलब एक किसी से मिलने जाना है या फिर सामान का को लेके जाना है तो वो रिवर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीडियम था कम्युनिकेशन का, कम्युनिकेशन या फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है। तो रिवर्स को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। और ये कब तक चला था जो रिवर्स का था? ये जो रिवर्स बहुत इम्पॉर्टेंट मानी जाती थी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है, या फिर विजिट के लिए कहीं पे। तो ये कब तक चला था? जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं आ गई, उससे पहले रिवर्स ही बहुत इंपॉर्टेंट मीडियम हुआ करता था ट्रांसपोर्टेशन का। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई फिर बहुत ज़्यादा सड़कें यहाँ पर इंडिया में बनने लगी, गंगेटिक प्लेन बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया यहाँ पर, बहुत मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक बहुत ज़्यादा सड़कें भी बन गई, डेवलपमेंट भी आया, फिर डेवलप होता ही गया, ठीक है। पर ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले एंशियंट और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में रिवर्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, या फिर मैन टू मैन कहीं पे जाना है आपको तो वहाँ पे रिवर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। हम यहाँ पर हिमालयस पढ़ चुके हैं, इंडो गंगेटिक प्लेन हमने पढ़ा, साउदर्न पेनिसुला रह गया है, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो नहीं तो, ठीक है। आई होप आपको ये दोनों सेक्शन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। मैंने बहुत ही क्लियरली समझाने की कोशिश की है हिस्ट्री और जोग्राफी को लिंक करके, ठीक है। इस वीडियो में बस एक छोटा सा आइडिया था, हम सब कुछ इंडस वैली भी सारी डायनेस्टीज भी एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, बट ये एक छोटा सा उसका आइडिया था कि किस तरह से और कौन कौन सी जगह पे क्या कहाँ पे था, ठीक है ना। तो आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में साउदर्न पेनिसुलर के साथ, ठीक है। इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे अच्छी तरह से। चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय।